बात जब खूबसूरती की हो तो नजर सबसे पहले पड़ती है चेहरे पे। लोग चाहते हैं कि हम 50-55 साल के भी हो गए लेकिन हम अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखें। ये हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा होती जा रही है। औरतों को मेल पैटर्न में हेयर आ जाता है। और हर कोई चाहता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी वो उसी तरह दिखे जैसे पहले थे। अगर दांत सही ना हो चेहरे की खूबसूरती थोड़ी सी कम हो सकती वो बाहर आ जाते हैं दांत, तो वो सिर्फ दांत बाहर नहीं रहते, उनकी जो बोन रहती है वो भी बाहर रहती है। है। बुड़का छोड़ेंगे नहीं, दांत ना छुपाना पड़े पर बुड़का भी ना छोड़ना पड़े तो क्या उपाय है? स्पर्श एक शब्द है एहसास का। एहसास जो खूबसूरत हो, खूबसूरत जो दिल तक छू जाए। और बात जब खूबसूरती की हो तो नजर सबसे पहले पड़ती है चेहरे पे। और चेहरे की खूबसूरती में निखार तब आता है जब दांत हो खूबसूरत, दांत हो सुंदर। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो तभी एक व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद कहे जाते हैं। अगर चेहरे पे दाग हो तो दांतों की सुंदरता कम हो जाती है, और दांत अगर सही ना हो तो चेहरे की खूबसूरती भी कुछ कम हो जाती है। अस्पतालों के बीच घूमते घूमते आज मैं एक ऐसे ही अस्पताल पहुंचा हूं जिसका नाम है स्पर्श स्किन एंड डेंटल क्लिनिक, जो सुंदरता के एहसास को बनाने का एक बखूबी प्रयास करते हैं। डॉक्टर अजीत कुमार जी यहाँ पे हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और उनकी पत्नी यहाँ पे डेंटिस्ट है। खूबसूरती के इस नए आयाम को नए मॉडर्न तरीके से कैसे अमली जामा पहले जाते हैं, कैसे लोगों को सुंदर चाहते हैं, इस पे बात करूंगा मैं उनके साथ में। एक समय था जब शायद डर्मेटोलॉजिस्ट को केवल चर्म रोग के नाम से जाना जाता था, यौन जनित रोगों के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे मॉडर्न समय आया है, खूबसूरती का जमाना आया है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हो रहे हैं अब कॉस्मेटोलॉजिस्ट में। हमें कॉस्मेटिक सुंदर बनने का प्रयास, सुंदर दिखने का तरीका और सुंदर तरीके की बहुत सारी मशीनों के द्वारा सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं ये डर्मेटोलॉजिस्ट। तो मैं आज यहाँ दोनों से बात करूंगा, दांतों की सुंदरता के ऊपर में भी और चेहरे के सुंदर। चलिए जुड़िए मेरे साथ, मिलते हैं डॉक्टर अजीत के साथ में। डॉक्टर अजीत कुमार जी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। वंदन है। डॉक्टर अजीत, आज पहली बार आपके इस क्लिनिक में, अस्पताल में आने का मौका मिला है। सबसे पहले बात ये मैं ही जानना चाहूंगा कि एक जमाना हुआ करता था जब हम डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग, यौन रोग विशेषज्ञ के रूप में देखा करते थे, लेकिन धीरे से सिनेरियो बदला और अब एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो है सुंदरता के प्रतीक के रूप में आ रहे हैं, सुंदर निखारने के, चेहरे निखारने के रूप में भी अब जाने जा रहे हैं। बदलाव को आप लोगों को कैसे ले आए? देखिए, जो भी बदलाव आता है लोगों की, आमजन की, या जो समाज में जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत ज्यादा लोग अपने आप को, पहले भी लोग सुंदर सब कुछ दिखना चाहता था, पर जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया ज्यादा हो गया और मतलब लोगों का सोशल अपीयरेंस ज्यादा हो गया, और कई बार जो इन्फ्लुएंस भी होता है आदमी सोसाइटी से, तो जो एक मार्केट में अभी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बूम है जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आ रहे हैं, लोग जितना अच्छा दिख रहे हैं उससे और अच्छा दिखना चाहते हैं। तो अलग अलग तरह के जो प्रोसीजर्स आ रहे हैं, जो नई कई बार एडवांसमेंट्स भी होती हैं, जिनसे बहुत सारी जो हमारे दवाएं होती हैं या फिर जो बहुत सारे लगाने की क्रीम्स होती हैं, उनमें भी एडवांसमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सब से जो अपनी स्किन है उसको हम ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। राइट। देखो, दो चीजें, जब चेहरे की हम बात करते हैं तो चेहरे में खूबसूरती तो है ही है कि चिकना चेहरा होना चाहिए, पर एक चीज और भी आ गई है कि रिंकल्स फ्री चेहरे का जमाना आ गया। अब इस उम्र में हम भी चाहते हैं कि रिंकल्स कम हो। अब उसमें आप लोग बड़ा रोल प्ले करने लगे हैं रिंकल्स को। तो क्या कुछ ऐसी थेरेपीज हैं दवाइयों के अलावा जिसमें रिंकल्स हटाया जाता है? रिंकल फ्री जैसे कि बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, जिसको मार्केटेड जो है बोटॉक्स नाम से है, तो लोग बोटॉक्स थेरेपी के नाम से उसको कॉमनली जानते हैं। तो जैसे पहले ये था कि लोग 45-50 साल में अगर झुर्रियां आ भी रहे तो लोग बॉदर्ड नहीं रहते थे। हाँ। कि ठीक है, आ गया, बेज हो गया, नहीं हमको चाहिए। पर जैसे मैंने बताया कि जैसे सोसाइटी में डिमांड है, लोग चाहते हैं कि भाई हम 50-55 साल के भी हो गए लेकिन हम अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखें या यंग दिखें, सब कोई चाहता है। सभी बिल्कुल। तो फिर उसमें फिर ये है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वो अब ये है कि एडवांसमेंट के कारण, अब जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन है, पहले इसका उपयोग हम केवल मतलब डिजीज एक्टिविटी में रहते थे, या फिर कई बार जो फेशियल पैल्सी वगैरह होती थी या ट्रिमर्स होते थे उनके लिए दिए जाते थे, और पेन रिलीफ में हेल्प होता था, या जहाँ कॉन्ट्रैक्चर वगैरह है वहाँ पे देते थे रिलैक्स करने के लिए। तो ये देखा गया कि ये मसल्स, मतलब मेनली जो इसका काम है वो शॉर्ट टर्म थोड़ी सी मसल्स को वीक करती है। तो जो हमारे फेशियल मसल्स होती है जो कि हाइपर एक्टिव हो गई हैं, जिनके कारण जो कहते हैं कि थोड़ा सा भी अपन ऐसे कर रहे हैं, मतलब माथे पे जोड़ दें तो लकीरें बन जाती हैं। तो
ये देखा गया कि जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो उससे वो मसल थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो जो लाइन्स या जो रिंकल्स बोल रहे हैं तो वो थोड़े से कम होते हैं, कम हो जाते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जिससे कि अगर कोई चाहता है कि हाँ वो झुर्रियाँ ना दिखें तो उससे हम मास्क कर सकते हैं। वो भी टेम्परेरी है, बट एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स तक तो रिक्वायरमेंट नहीं होती रिक्वायरमेंट एक बार रहती। तो लेने दूसरी की। बात एक और, सुंदरता में ना सबसे बड़ा जो रोल है वो बालों का होता है, हमारे हेयर्स का होता है। और अभी जिस समय जो देखा जा रहा है, ये हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा होती जा रही है। देखिए, हेयर फॉल की समस्या 2-3 तो मेन है जो कि किसी भी बीमारी में है। पहला, न्यूट्रिशन का रोल। कहीं न कहीं हम नेचर से दूर जाते जा रहे हैं, तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो भी अफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे कि पहले इतने पैकेज्ड आइटम्स नहीं खाते थे, पहले इतने जंक फूड्स लोग रिलेटिवली नहीं लेते थे क्योंकि उतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती थी और उतना चलन भी नहीं रहता था। तो इस कारण से अब जब हम पैक्ड फूड्स खा रहे हैं, तो जो नेचुरल है या जो जैसे कि अगर हमें खाना खाना है, खाने में तो सब वही खा रहे हैं जो पहले भी खाते थे। मेनली जो स्नैक्स होते थे, जैसे कि पहले के स्नैक्स क्या होते थे, लाई, मुर्रा, हाँ, फूटा चना, तो हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। राइट। तो कहीं न जैसे कि कुछ मूँगफली खा रहे हैं, कुछ और ऐसे जो ह होल ग्रेन्स खाते थे जो हम, चलो ये तो तो वो चीज़ें अपन चेंज हो उसमें गई। आ गए हो गए, लेकिन अब जिसका भी बाल झड़ रहा है, बाल होना कोई नहीं चाहता, तो अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए वो बहुत सारे उपाय भी करते हैं खाने के अलावा। बाल को या झड़ गए हैं, हाँ। कम हो गए हैं, हुँ। पर उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए अजीत जी के पास में कुछ। देखिए, अब ये हमें क्लासिफ़ाई करना होता है कि बाल झड़ क्यों रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है या कई बार ऐसा होता है कोई एक्यूट कंडीशन पड़ी जिसके कारण पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। तो उसमें एक कंडीशन बोलते हैं टिलोरियन एफ्लूवियम, जिसमें कि 2-3 महीने बाद फिर बाल झड़ना शुरू होते हैं। मेनली कई बार फीमेल्स को डिलीवरी के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद 2-3 महीने बाद वो कंप्लेन करते हैं कि बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। हाँ, या टाइफाइड बीमारी मेनली कोई भी अधिकतर पेशेंट्स प्रोलॉन्ग आते हैं, हाँ। प्रोलॉन्ग डिसीज रहती है तो जैसे उसके तो। कारण अचानक से बाल, तो वो टिलोरियन एफ्लूवियम होता है, उसमें कई बार हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देने पे या फिर अगर बहुत कुछ सीरम्स वगैरह आते हैं जो कि प्रमोट करते हैं हेयर ग्रोथ को, तो वो देने से नॉर्मलाइज़ हो जाता है। या फिर अगर मिनॉक्सिडिल भी देना पड़ा जो कि ड्रग है, तो फिर उससे भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कई बार कि पेशेंट पॉल्यूटेड एरिया में बहुत रह रहा है, इरिटेशन के कारण फ्रिक्वेंट हेयर वॉश हो रहे हैं, तो उससे हेयर थिनिंग और हेयर फॉल की भी समस्या होती है। ठीक है। थर्ड, आजकल जैसे कि वाटर जो हम फ़िल्टर कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे एसेंशियल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण भी बाल झड़ते हैं। बाल जैसे बहुत झड़ते बार हैं। देखा गया कि बच्चे कहीं जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो वो अचानक से कंप्लेन करते हैं कि हाँ, उनको दिक्कत हो हाँ, रही है। हेयर फॉल चालू हो जाता है कहीं और ना थर्ड, एक तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किन के लिए है, वो है विटामिन डी। ये कोई भी ध्यान नहीं देता और हमारा जो है सही है। विटामिन डी लेवल बहुत ही कम हो गया है। किसी का भी करा, मेरा ही कराएँगे तो कम आएगा क्योंकि बिल्कुल, आउटडोर एक्टिविटी है नहीं। बिल्कुल। तो मैंने जैसे कहा आपको पहले भी कि हम नेचर से दूर जाते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो विटामिन डी की कमी है, ये भी डायरेक्ट अफ़ेक्ट करती है हेयर लॉस में। राइट। जी, तो इसका उपाय अब जैसे अभी कई लोग कहते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना, ये सब चीज़ें हैं कुछ? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो हम बोलते हैं, जो हार्मोन के कारण होता है, मेल्स में होता है। तो अगर मेल्स में हो रहा है कि अगर फ़ैमिलियल है और हार्मोन से रिलेटेड है और उसमें भी ग्रेडिंग होती है, 6 ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड 3 से अगर ज़्यादा है और मेन तो अफोर्डेबिलिटी भी एक इश्यू रहता है। अगर पेशेंट अफोर्डेबल, तो हम उसको कहते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो उसमें ये बेटर रहता है कि फिर वो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को हम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि दवा देने से ऐसा नहीं है कि एकदम से जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे बाल आ ही जाए, हाँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आते भी हैं कई कंडीशन, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। कई बार रिस्पॉन्स नहीं भी आते हैं, ये भी रहता है। तो उन केसेज़ में जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो एक चलिए, अब बेटर आती है एक ऑप्शन और है। खूबसूरती की स्किन में आते हैं। सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों को कि चेहरा अक्सर किसी का या तो ऑयली हो जाता है या रूखापन रहता है, और दूसरी बड़ी बात है जो हमारे टीनेज पे आती है बच्चों के साथ में, वो आती है कि पिंपल्स बहुत आते हैं। देखिए, मैं इसको क्रमशः ही बताना चाहूँगा। ऑयलीनेस या ड्राइनेस ये तो सबका एक नेचर है, स्किन का नेचर है कि स्किन भई वो नेचर। कितना सीबम प्रोड्यूस कर रही है ऑयल। तो उस हिसाब से अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, तो उस हिसाब से आप थोड़े से फेस वॉश आप फ्रीक्वेंट कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं जो कि नॉन कोमेडोजेनिक रहते हैं, मतलब उनको लगाने से आपको पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि जनरली ठंड में दिक्कत आती है, फीमेल्स खासकर बोलते हैं कि हमने क्रीम लगाई और हमारे पिंपल्स बढ़ गए। उसमें जो नॉन कोमेडोजेनिक क्रीम्स रहती हैं वो हमको लगाना होता है। और दूसरा जो आपने कहा टीनेज पे एक्ने की प्रॉब्लम, टीनेज पे एक्ने जो है वो एक हार्मोनल मतलब इम्बैलेंस के कारण आता है। जब प्यूबर्टी की तरफ मैच्योरेशन हो रहे होते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, जिनमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेन है, जिसके कारण कि जो हमारे सीबम ग्लैंड्स है वो सेंसिटिव रहते हैं इस हार्मोन के लिए। तो उनसे फिर सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, फिर वो एक्ने पैथोफिजियोलॉजी में उसका रोल है। तो इस कारण से उस एज में बढ़ना ही है, तो उसमें हमें थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अगर किसी को सिवियरिटी भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। राइट। किसी को कम आता है, कई बार ऐसा रहता है कि मदर फादर को अगर ज़्यादा रही है सिवियरिटी पहले, तो वो भी एक असेस करने का है कि अगर मदर फादर को ज़्यादा हो रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस हिसाब से उसका इलाज करें। अब चलिए यहाँ तक हम आए हैं आपके अस्पताल में, तो बातें तो कई बार और भी अलग अलग होती रहेगी। थोड़ा सा अस्पताल भी आपके साथ घूमना चाहेंगे। तो एक प्रकार से कहें कि अस्पतालों में ओटी होता है, और कोई डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करते हैं कि यहाँ प्रोसीजर करते हैं, और प्रोसीजर का भी एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बोल सकते हैं, हाँ, माइनर ओटी कह सकते हैं माइनर इसको। ओटी हाँ, के माइनर रूप में ओटी होता है, कह जहाँ सकते पे हैं। लोगों को सुंदर बनाने वाले प्रोसेस किए जाते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, सुंदरता में अगर बात करें तो लड़कियां कुछ ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं इस वक्त हाँ। पे, और उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो आजकल चेहरे में जो बाल रहते हैं उनको, और अनवांटेड हेयर हर भी जगह पे है, जिसको लेके कई बार पेनफुल कंडीशन से भी वो गुजरते हैं, कुछ हाँ। बाहर में प्रोसेस कराते हैं। तो आपके पास में क्या ट्रीटमेंट और क्या आधुनिक मशीनें हैं जिसकी हम देख रहे हैं? जैसे कि बहुत सारे फीमेल्स में जिनको कि पीसीओडी सिंड्रोम होता है या फिर हिर्सुटिस्म हम बोलते हैं, जिनमें कि औरतों को मेल पैटर्न में हेयर आ जाता है, जैसे फेस वगैरह में हेयर्स आ जाते हैं। तो मेरे पास ये लेजर डायोड लेजर है, जो कि 808 नैनोमीटर का है, और इससे हम ना पेनलेस और बहुत ही एफिशिएंटली जो थिक हेयर्स होते हैं वो पेशेंट के फेस से हटा सकते हैं। तो अपन उसको लेजर हेयर रिडक्शन टेक्निक बोलते हैं। लेजर हेयर रिडक्शन कि लेजर के थ्रू हम जो डेंसिटी है, जो थिकनेस है वो कम करने वालों की। तो ये काफ़ी एफिशिएंट है। जो पहले के लेजर्स आते थे वो थोड़े से पेनफुल रहते थे, बट अभी क्या है कि जो बहुत सारे एडवांस्ड कूलिंग टेक्निक्स आ गए हैं, बहुत सारे एडवांस्ड लेजर हैं जो कि फिक्स्ड वेवलेंथ पे ही काम कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे ही एक्शन हो रहा है इनका। तो उस कारण से बर्न के चांसेस कम रहते हैं और पेनलेस रहते हैं, रिलेटिवली पेनलेस हम कहते हैं। हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है। हेयर रिमूवल पे जैसे कि अक्सर लोग वैक्सिंग का उपयोग करते हैं, वैक्स लगाते हैं, तो दोनों में अगर गए तो बेटर कौन सा हो जाता है? देखिए, वैक्सिंग में क्या है कि हर बार फिर उतनी ही डेंसिटी में हेयर आएगा। जैसे कि लेजर हेयर रिडक्शन में भी ऐसा नहीं है कि एक बार हमने लेजर हेयर रिडक्शन किया और सारे के सारे बाल एक बार में ही मतलब फिर नहीं आए दोबारा, ऐसा परमानेंट नहीं है। लेकिन ये है कि सब्सिक्वेंट सिटिंग में, जैसे कि हमने 2 से 3 या 4 सिटिंग किया, तो जो हेयर डेंसिटी पहले थी और जो रेट ऑफ हेयर ग्रोथ था, ये दोनों चीजें कम हो जाती हैं। दोनों चीजें कम हो जाती हैं। इवन कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिनका कि 4 या 5 सिटिंग करने के बाद फिर उनको जो फ्रिक्वेंट उनको पार्लर जाना पड़ता था 15 दिन 20 दिन में, लेजर हेयर रिडक्शन के बाद उनको 6 महीने या 8 महीने में कभी आने की जरूरत पड़ती है। ऐसा भी देखा रहता है है। कि कुछ फीमेल में काफी हेयर, जैसे हम लोग के हेयर इस टाइप के भी हेयर रहते हैं। अब सपोज करो मेरे को ये रिमूव कराना है, हाँ, तो ये हम वो भी हो जाएगा। तो कितना सिटिंग लगता है कि डेंसिटी कम हो एक्चुअली थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स हो जाते हैं, और क्योंकि बॉडी में फिर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जाएगा? तो वो थोड़ा सा एक कॉस्टली प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हो गया और साथ ही साथ में फ्रिक्वेंट आना पड़ता है, तो थोड़ा सा हाँ, तो मतलब 4 to 6 वीक्स हम कहते हैं कि 4 वीक्स में एक बार कराना पड़ेगा। फिर जैसे 4 वीक में एक बार, 4 वीक में मतलब मंथ में एक मंथ में एक बार हुआ, शुरू के 3 सिटिंग्स हम कहते हैं कि मंथ में कम से कम एक बार वो करा दें। और इसका टोटल लगभग 5 से 6 सिटिंग। हाँ, 4 से 5 सिटिंग्स में हमको समझ में आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही फाइन हेयर्स हो गए, थिक हेयर्स तो चले गए, बट फाइन हेयर्स हैं, तो फिर उनके लिए कभी कभी सिटिंग्स और ज्यादा या हायर एनर्जी पे हमें करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी एक और डॉक्टर साहब समस्या मस्से की लेकर के है। हाँ। और ये समस्या कुछ लोगों में तो कम होती है, कुछ मस्से तो अच्छे लगते हैं, बहुत सारे शायरे उस पे शायरी भी डालते हैं, हाँ। लेकिन इन मस्से कई जगह पे कई लोगों को 2-3 हो जाती है, और हमने कुछ लोगों को
मसे ऐसे भी देखे हैं कि पूरे सर में मसे रहते हैं, पूरे गर्दन पे मसे आते हैं, सर में। उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? ये हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन है। इससे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं, रेडियो फल्ग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा। तो इनसे हम बहुत ही पिन पॉइंट विदाउट बर्न किए पेशेंट्स के जितने भी वॉर्ट रहते हैं या एक्रोकोडॉन रहते हैं उन सबको, या फिर डर्मेटोसिस पेपुला नाइग्रा बोलते हैं, वो भी मतलब दिखते एक जैसे ही हैं, तो उनको हम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जैसे पूरे शरीर में जैसे वो मस्से हैं, वाट्स हैं, हाँ, वो उनको निकल जाते हाँ, हैं वो वो निकल लोग? जाते हैं। ये प्रोसीजर करने से काफ़ी एफिशिएंट प्रोसीजर है, और पेशेंट को अगर रिक्वायर्ड रहता है तो हम इंट्रालीजनल एनेस्थीसिया भी दे देते हैं, तो पेनलेस ही रहता है प्रोसीजर, पेशेंट को पता भी नहीं चलता और हम उनको पूरी तरह से हटा सकते हैं। चलो, ये दो तो कॉमन थी साहब सुंदरता के लिए जो मेरे को दिखती थी, इसके अलावा आपके पास में और कुछ है जो बेहतर अभी हो जैसे तो? कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो उनको झाइयाँ हो जाती हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा हाँ, बड़ा झाइयाँ रहती सब पूरे झाइयाँ चेहरे रहती के हैं, नीचे पे, हाँ। क्योंकि वही है कि सन एक्सपोजर हो नहीं रहा है, और जब थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो उनके कारण शरीर अलग तरह से रिएक्ट किया, अलग ज़्यादा पिगमेंट बनाना लगा या एब्रप्ट पिगमेंटेशन होने लगा। उस कंडीशन के लिए केमिकल पीलिंग कहते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल पील्स आते हैं। अच्छा। तो उनसे हम जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं उनको भी अपन रिमूव करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ये डर्मापेन मशीन है, इसके थ्रू भी हम जो पिगमेंट भी इसमें मतलब एक तरह से मेजोथेरेपी की तरह यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम डर्मा पेन से इसमें बहुत सारे फाइन निडल्स रहती हैं अच्छा। जो कि एक माइक्रो चैनल्स बनाते हैं, और उनके साथ हम कुछ केमिकल कुछ लोशन वगैरह लगा के माइक्रो नीडलिंग करते हैं। उससे भी जो मिलाजमा है और जो पिगमेंट है उनमें अपने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके साथ साथ इस मशीन में अलग अलग सेटिंग्स हैं। तो कुछ पेशेंट जिनमें एक्ने स्कार्स होते हैं, जैसे कि इस मशीन को मैं मेनली जो एक्ने स्कार्स होते हैं या जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट आ गया। प्रेगनेंसी। हाँ, मैं वो इसी पे आ रहा था कि एक और आ गया है, जैसे जैसे चल रहे हैं फैशन में, तो पोस्ट प्रेगनेंसी मार्क्स के लिए बहुत सारी पहले ऑइंटमेंट वगैरह मार्केट में हाँ, आती थी, हाँ। बट मुझे जहाँ तक जानकारी वो बहुत कारगर नहीं होती, और हर कोई चाहता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी वो उसी तरह दिखे जैसे पहले थे। तो उस स्केयर मार्क के लिए, हाँ, उस स्ट्रेच मार्क्स के लिए इसमें बहुत सारे फाइन नीडल्स आती हैं, एक कार्ट्रिज रहता है, उसमें बहुत सारे फाइन नीडल्स आती हैं, तो वो नीडल्स के माध्यम से हम माइक्रो ट्रॉमा करते हैं, तो वो स्ट्रेच मार्क्स में फिर रीजनरेशन की एक प्रक्रिया हम उसमें शुरू करते हैं। तो इससे उसमें बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। जैसे स्ट्रेच मार्क्स में पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, और एक्ने स्कार्स में भी कई सारे पेशेंट्स का भी तो ट्रीटमेंट अंडर देखने में कई लोगों के काफी गड्ढे हाँ, और बहुत बुरे दाग बहुत पड़ बड़े जाते गड्ढे हो हैं। जाते हैं, तो हाँ, उनमें ये प्रोसीजर हम वो दाग करते हैं। हटाए जा सकते हैं। हाँ, ये दाग हटाए जा सकते हैं। तो अब वो वाला एड काम नहीं करेगा कि दाग है तो अच्छे हैं। दाग अब हटाए जा सकते हैं, गड्ढे कितने भी हों वो फिल किए जा सकते हैं। इसमें है दो तीन बड़ी कॉमन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि झाइयों को लेकर के एक एज पे आजकल के हम देखते हैं कि 25-26 साल के उम्र में भी झाइयाँ लोगों को काफी तेजी के साथ हो तो रही है, बट काफी गहरी झाइयाँ होती हैं, उनको आप कह रहे हैं कि इसके थ्रू से भी निकाला जा सकता है। प्रोसीजर से भी निकाला जा सकता है। और अपने दर्शकों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। हर बार जब आपसे बात होती है तो एक मेरा ये टेक होम मैसेज रहता है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं सेल्फ मेडिकेशन करने से हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। पेशेंट हमारे पास आता है कि सर ये दिक्कत हो गया, हमें सही करें, क्योंकि वो पहली वो दवा लगाने के कारण काफी बिगड़ चुका होता है। पहले नॉर्मलाइज करने में हमें समय लगता है, फिर पिगमेंट रिमूव करने में समय लगता है, तो वो थोड़ा सा पेशेंट के लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो गुजरते गुजरते असल में मेरी निगाहें एक जगह टिक गई, वो सुंदरता परखने की कोशिश में भी कर रहा था, तो मेरी नज़र इस पेंटिंग के ऊपर में पड़ी, तो मैंने कहा थोड़ा देर यहाँ भी खड़े होकर के अजीत जी से बात करते हैं। और बात बात में डॉक्टर साहब बता रहे कि हमको डॉक्टर अजीत ने नहीं बनाया, असल में इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर वर्तिका ने बनाया है। शौक उनका बचपन से है, वो तो प्रोफेशनल पेंटर भी बनना चाहती है, अभी भी प्रोफेशनली कर भी रही हैं। हाँ, रेजिन आर्ट वगैरह करती है मैडम, एग्जीबिशंस वगैरह लगाती हैं, और मेरे क्लिनिक की पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग और पेंटिंग जितनी भी लगी हुई है उन्होंने ही बनाई है। जैसे जैसे बदलता है उस पे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कोई अंग होता है तो हमारा स्किन होता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर में होता है। तो कभी चेहरा जलता है, तो कभी चेहरे पे दाग आ जाते हैं, यानी सारे मौसम के थपेड़े कहीं ना कहीं वो स्किन को पड़ते हैं। जी बिल्कुल। और कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा मार्केट है, टीवी पे आने वाला हर दूसरा विज्ञापन वो चेहरे की सुंदरता से होता है। जी हाँ। और पूरा मॉल अगर चले जाओ बाजार में घूमने के,
बस तो खाने पीने से ज्यादा सामान आज की डेट में कॉस्मेटिक का कॉस्मेटिक होता रहते हैं, है, बिल्कुल। और ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन की जाती है। हाँ। कि आपको कौन कौन से विशेष सेगमेंट है जिसको थोड़ी सी परेशानी होने लगती है? देखिए जैसे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मौसम है, ठंड बहुत कम रहती है, 1 डेढ़ महीने या 2 महीने ही रहती है। और मेनली जो है गर्मी का मौसम यहाँ काफ़ी लंबा काफी रहता है। लंबा रहता है। और इस गर्मी के और उमस के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। हम्म तो अभी जैसे कि अभी तो ठंड हो गई तो रिलेटिवली फंगल इन्फेक्शन हमें कम दिख रहे हैं। इन ठंडियों में हमें एक्जिमा के जो केसेस हैं या सोरियासिस के केसेस वो ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। हम्म तो कई बार क्या दिक्कत होती है कि पेशेंट्स फंगल इन्फेक्शन के केस में भी लोकल बहुत सारे ऑइंटमेंट या क्रीम लगा के आते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं ऐसे तत्व रहते हैं जो ओवर द काउंटर जो मेडिकल पे मिल रहे हैं, हाँ। जो कि सही नहीं है। मतलब दवाएं तो हैं वो, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं है, उनको देना कैसे है वो नहीं सही है। तो इसके कारण पेशेंट को अच्छा फायदा होने की जगह नुकसान भी होता है कई बार। कई बार जैसे आपने बात किया फंगल का, मैं फंगल में ही चलता हूँ, तो फंगल और एक्जिमा की वाकई इस मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स दवाइयाँ रहती, हैं। क्रीम्स रहती हैं, और कई बार लोग स्टेरॉइड जैसा चीज भी यूज करते हैं। जी हाँ। और मजे का ये होता है कि किसी एक को आराम हुआ हाँ तो तो डॉक्टर बन नंबर एक, जाता, वो डॉक्टर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं इस पे आपके साथ आना चाह रहा हूँ हाँ। कि ऐसे कंडीशन पे क्या संदेश दे रहे हो आप? देखिए मेरा तो बस एक ही संदेश है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ चले जाइए। कम से कम वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्रीम लेने से तो अच्छा है कि आप वहाँ पे, अगर मान लीजिए कि डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं भी उपलब्ध है, तो वहाँ पे आप जाके सरकारी में जो भी मेडिकल ऑफिसर है आप उनसे चल दिखाएं। मैं जैसे कि आपने फंगल इन्फेक्शन की बात करता हूँ, मार्केट में बहुत सारी हैं। हम्म। अभी आपने कह दिया कि मिक्स कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन होती है उनको रोकना है। विशेष क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो मिक्स कॉम्बिनेशन जल्दी जो बात आती है? मैं अगर मेडिकल की भाषा में बात करता हूँ तो उसमें एक एनाल्जेसिक भी हो जाता है ट्रीटमेंट पे, उसमें वो लोग एंटीबायोटिक भी डाल देते हैं, हाँ। एंटी फंगल भी डाल देते हैं, एंटी एलर्जिक भी रहता इसको है। बिल्कुल आम भाषा में समझाना चाहूंगा हाँ कि जैसे कहीं भी खरपतवार पड़ा हो, हाँ जैसे किसी खेत में, हाँ और उनमें डालने के लिए हर्बिसाइड जो रहते हैं, अगर हम उसकी जगह उसमें यूरिया डाल दें तो क्या अंतर आएगा। बस इसको सही। मैं एकदम बिल्कुल ही आम भाषा या सरल भाषा में कहेंगे कि जैसे यूरिया डालेंगे और खरपतवार है तो उसका ग्रोथ 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ ज्यादा जाएगा। बढ़ेगा। उसी तरह अगर हम स्टेरॉइड क्रीम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट करेगी, ग्रोथ को। इमीडिएट तो आपको 1-2 दिन या 1 हफ्ते के लिए आराम लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वो बहुत लंबी बीमारी हो जाती है। लोग 4-4 साल 5-5 साल पुरानी बीमारी लेके आते हैं और कहीं ना कहीं स्टेरॉइड क्रीम लगाना ही उसका कारण रहता है। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आज स्पर्श स्किन और डेंटल क्लिनिक दोनों को देखूंगा, और इस स्पर्श जो एक एहसास होता है खूबसूरती का, और खूबसूरती में चेहरा और चेहरे के साथ दांत दोनों का योगदान हो। अगर दांत सही ना हो तो चेहरे की खूबसूरती थोड़ी सी कम हो सकती है, चाहे चेहरा कितना भी निखार लिए क्यों ना हो, कितना भी ओजस लिए क्यों ना हो। एक जमाना हुआ करता था डॉक्टर दिबा कि जब लोग डेंटिस्ट के पास जाते थे तो मतलब था दांत उखड़वा करके आना है। बदल गया जमाना अब दांत के डॉक्टर के पास लोग उखड़वाने नहीं, दांत लगवाने जाते हैं सर। यही है, अब हाँ। पेशेंट जो है अवेयर है कि जैसे फेस में ग्लो चाहिए उनको, तो सिर्फ ग्लो उनका जो है निखार या जो बोलना चाहिए कि एक खूबसूरती, वो सिर्फ नहीं बढ़ाएगा। एक स्माइल, अगर एक ब्यूटीफुल स्माइल है अगर हमारे फेस में दांतों के साथ, बिल्कुल, तो वो उसमें डबल 4 चांद लगा देता। दांतों का सुंदरता के साथ बहुत ही जो कहे ताना बाना बड़ा अच्छा बनता है। अगर बहुत अच्छा खूबसूरत सा व्यक्ति हो, मुस्कुरा दो और सामने के 2 दांत टूटे हों तो वो पूरा उसका और इतना ही नहीं, एक अच्छा अगर वक्ता भी हो और सामने के दांत टूटे हो तो शब्द बिगड़ जाते हैं, हाँ। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा जाता है नाक में। सबसे पहले तो मैं उसमें आता हूँ, जिस तरह से अभी जो सिनेरियो चल रहा है, खास करके हम अपने खान पान की शैली पे चलते हैं। लोग जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं और हर डॉक्टर आजकल जंक फूड को मना करते हैं। ठीक है, मैं बाकी लोग से बात किया, अभी मैं जब डॉक्टर अजीत से बात कर रहा था तो भी कहता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए वरना स्किन खराब होती है। डेंटिस्ट तो और ज्यादा, क्योंकि अभी के जो जंक फूड है उसमें एसिड्स बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, जो हमारे दांतों को डायरेक्टली, हाँ स्किन को तो चलो वो उसका इफेक्ट जो आएगा वो लेट आएगा, लेकिन दांतों में जो है वो तुरंत आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोजर में रहते हैं।
ठीक है। दांतों का पीला पड़ना, हम्म दांतों की सरफेस जो इनेमल रहती है, जो हमको सेंसिटिविटी से बचाती है, वो पूरी गायब हो जाती है, वेनिश हो जाती है। ठीक है। जैसे हम चाइनीज फूड ले रहे हैं या हम इटालियन ले रहे हैं, उसमें सॉसेस रहते हैं, तो सॉसेस जो है वो दांतों को स्टेन भी करते हैं, साथ ही साथ उनके डिसॉल्व भी कर देते हैं। तो अब ये हुआ अगर होते हैं तो मैंने दांतों में पीलापन बड़ा कॉमन है, दूसरा के दांत में काला काला, ये पीलापन तो पुराना कहते थे, आजकल लोग दांत भी काले दिखने लगे। हाँ। अब इस पे क्या थेरेपी देते हो आप? हम लोग जैसे दांतों को अगर पीलापन है तो उसमें हम दांतों की सफाई करते हैं, तो उसमें जो कैलकुलस है या जो स्टेन्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। और जो दांतों में ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, उसके लिए हम लोग दांतों में ब्लीचिंग भी करते हैं। ब्लीचिंग से जो एक जैसे नॉर्मल फेशियल करवाते हैं लोग, ब्लीचिंग कराते हैं जो फेस के, तो ये ब्लीचिंग जो है प्रोसेस सेम रहता है दांतों का दांतों का तो जो फेशियल उसमें करते हो ग्लो आ मैं जाता बस है इतनी समझ पा रहा हूँ जी। कि हमारे में लोग यही समझेंगे हाँ। कि चेहरे के फेशियल उधर और दांतों का फेशियल फेशियल इधर, ये कॉम्बिनेशन है ना स्पर्श क्लिनिक का। हाँ। एक और आते हैं, एक और बड़ा कॉमन है कि दूध के दांत जैसे ही टूटते हैं हाँ। तो दांतें जो है वो इरेगुलर होने लगते हैं। उसमें से एक शिकायत तो मेरी भी है, जी। अब उस समय शायद सुविधा नहीं थी हाँ। कि आप जैसे डॉक्टर आते। अभी दांतों का अलाइनमेंट होने लगा है जी। जैसे बचपन के अगर दांत, हमारे जो दूध वाले दांत हैं, वो टाइम से पहले गिर जाएं या फिर बहुत लेट गिरे तो भी ये जो दांतों के टेढ़े मेढ़े होने की जो है समस्या बन जाती है। या किसी बच्चे में हैबिट है थंब सकिंग की या लिप बाइटिंग की, उससे भी हमारे दांत जो है आगे पीछे हो जाते हैं। आदत हो चाहे ना हो, हाँ। मैक्सिमम मैंने देखा है जो घूमते घामते, चाहे वो मॉल हो या चाहे मेले पे जाए या स्टेशन पे जाए, फ्लाइट पे जाए, अक्सर जो मम्मियां है ना आजकल वो निकल दे ही देती है बच्चे को, चाहे वो अंगूठा डाले चाहे मत डाले, वो एक फैशन भी बन गया है। तो उसके कारण जो एक बीगा डेंटिस्ट सजेस्ट भी चाहिए। हाँ, तो उसके कारण जो रहता है वो बाहर आ जाते हैं दांत, तो उसका अलाइनमेंट जो है वो चाहे मेटल ब्रेसेस से हो या क्लियर या फिर जो सिरेमिक, जैसे जो दांतों में दिखते नहीं है, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी से भी दांतों का जो टेढ़ा मेढ़ापन है उसको ठीक किया जाता है। हाँ, यहाँ पे मेन जो स्पेशलाइजेशन है एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट ही हैं, जो हमारे सर की वाइफ हैं डॉक्टर वर्तिका जी, वो एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट ही हैं। हाँ, मैं व्यापाती कर रहा था दोनों चीजों में, तो मुझे एक और वर्ड समझ में आ रहा था कि डेंटोफेशियल। जी, डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। अच्छा, क्योंकि फेशियल कर मैं वहां भी सुना, डेंटोफेशियल जो डेंटिस्ट है जी, क्या बोलते हो आप लोग? ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। वो तो सर्जन हो गए जी। अगर डेंटोफेशियल कुछ अलग शब्द होना चाहिए। हाँ, डेंटोफेशियल जो ऑर्थोपेडिक्स हैं, मतलब जैसे ऑर्थोपेडिक्स रहते हैं वो बोन से रिलेटेड रहते हैं, वैसे ही ऑर्थोडोंटिक्स हैं जो फेस के बोन, दांतों की जो बोन्स हैं, जो ओवरऑल फेस का हमारा, जैसे किसी के दांत बाहर है तो वो सिर्फ दांत बाहर नहीं रहते, उनकी जो बोन रहती है वो भी बाहर रहती है। अच्छा। तो उसके लिए जो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी होती है, जिससे पूरा फेस चेंज हो जाता है, तो ये भी सारी चीजें जो हैं वो ऑर्थोपेडिक और या फिर ऑर्थोमैक्सिलोफेशियल ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर में उसी को हम डेंटोफेशियल भी बोलते हैं। बहुत बड़ा, इतना बड़ा नाम होता है ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो डेंटोफेशियल मतलब दांत के साथ साथ चेहरे की सुंदरता भी बनाए, चेहरे का भी अलाइनमेंट बदल जाएगा। अब अगर आते हैं तो जो टेढ़े मेढ़े दांतों की एक समस्या है, काफी कुछ है जिसकी हम डेंटोफेशियल पे बात कर रहे थे, पर उसमें एक भ्रम भी रहता है डॉक्टर कि अगर लगाएंगे, खास करके हमारे जो यंग बच्चों के मम्मी पापा होते हैं उनको एक डर रहता है कि दांत फिर हिलने लगेंगे बाद में, फिर जल्दी निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमको दांतों को मूवमेंट चाहिए, उनको एक स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए, मतलब एक अलाइनमेंट के लिए, तो हम उस दांतों में मूवमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो मूवमेंट जो रहता है वो कंट्रोल्ड मूवमेंट रहता है, मतलब हमारे कंट्रोल में कि वो कितना हिलेगा या वो कितना नहीं हिलेगा, और उसको हम तब तक के ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ये ट्रीटमेंट एक बार का नहीं रहता, ये ट्रीटमेंट साल से 1.5 साल का रहता है। तो जैसे अलाइनमेंट आ गया, हम तो भी ट्रीटमेंट पेशेंट को बुलाते हैं, क्यों, जब तक कि वहाँ बोन फॉर्म नहीं होगी तो तू मूवमेंट रहेगा, जिस दिन बोन फॉर्म हो गई उस दिन हम मानते हैं कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, और उसमें कुछ भी दांतों में कमजोरी या फिर हिलना, ये प्रॉब्लम नहीं आती है। एक और चीज थी, अगर किसी के दांत आपको उखाड़ने ही पड़ जाए जी, तो तब तो
आप लोग बोलते हैं कि उसको तो उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ना ही पड़ेगा। हाँ तो उसको उखाड़ेंगे तो बाजू वाले दोस्त को भी फर्क पड़ेगा। हाँ हमने अक्सर देखा है जो हमारे ओल्ड एज के लोग थे पहले, तो एक दांत उखड़ा है तो कुछ साल बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर हाँ। चौथा, वो क्रमशः निकलते चला चले जाता गए है थे। और बाद में फिर दांत नहीं रहते, हाँ और दांत नहीं तो आंत कमजोर। तो अभी हमको आंत को सही रखना पड़ेगा। हाँ। तो दांतों का अगर आपने एक उखाड़ दिया, क्या किया जाए उसके लिए फिर? जैसे उसके लिए भी ना बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अभी तो अगर हम रिसेंट एडवांसमेंट की बात करें तो बेस्ट है सबसे इम्प्लांट। इसमें क्या रहता है कि इसमें हम आजू बाजू किसी भी दांत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसमें हम जहां से दांत निकला है उस जगह पे एक स्क्रू प्लेस करते हैं और वहां पे ही दांत लग। और जो फिक्स एक और ऑप्शन रहता है वो फिक्स का रहता है, जो फिक्स वाले दांत रहते हैं उसमें हम आजू बाजू दांत का घिस के फिर 3 ब्रिज बनाते हैं और कैप बिठाते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे जो आगे पीछे के दांत थे, जहां से हमारा दांत निकला था, उसको नुकसान पहुंचता है। लेकिन पेशेंट के ऊपर रहता है, वो अपने बजट और कन्वीनियंट के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान चॉइस करता है। लोगों की बड़ी जो शौक है वो गुटखा खाने की है, वो गुटखा छोड़ेंगे नहीं जी, और हमारे आपके बोलने से तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम बोलते भी नहीं। तो अब डॉक्टर ने बोलना छोड़ दिया है क्योंकि पता है पेशेंट मानेगा नहीं। वो बोलता है किसके साथ डॉक्टर को फायदा होने वाला है। ठीक है, मत करो हमारा फायदा। अब हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर गुटखा वो दाग हटाना चाहता है, दाग अच्छे नहीं लगते उसको जब लिए, तो कई बार फिर बात करते हैं और सामने कोई लड़की आ जाए तो फिर मुंह बंद करके बात करते हैं। तो अब दांत ना छुपाना पड़े पर गुटखा भी ना छोड़ना पड़े तो क्या उपाय है? तो फिर हमारे यहाँ पे ऑप्शन है कि दांतों की सफाई जो स्केलिंग बोलते हैं हम अपने प्रोसीजर को, उसमें हम सफाई और फिर साथ में पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग के ये बेनिफिट रहते हैं कि जो वो गुटखा खाएगा या जो जितनी भी उसकी हैबिट है तो वो थोड़ा सा डिले होगा उसके स्टेन्स को वापस जमने में। तो खाते रहो गुटखा, कराते रहो स्केलिंग। फिलहाल क्या डेंटल कॉस्मेटिक जी, ये क्या चीज है? ये जैसे अगर किसी के दांतों के बीच में गैप है, हाँ, तो हम लोग उसको वीनियर्स और लेमिनेट्स बोलते हैं, जो एक नई चीज है। मतलब उसके दांतों के साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसे हम एक लिपस्टिक लगाते हैं अपने लिप्स को इनहेंस करने के लिए, तो वैसे ही ये जो लेमिनेट्स और वीनियर्स है ये हमारी स्माइल को इनहेंस करने के लिए रहता है। जैसे किसी के दांतों में बहुत ज्यादा पीलापन है, डिसाइड करते हैं कि कौन से टूथ पे वो डायमंड हम प्लेस करेंगे। तो जब पेशेंट स्माइल करता है तो वो अलग एक शाइन उनके टूथ में आती है। चलिए चमकाइए दांत को, और एक नई विधा बता कि आप फेशियल कराइए चेहरे का, पर साथ में दांतों का भी फेशियल जरूरी है। स्पर्श स्किन एंड डेंटल क्लिनिक, एहसास काफी है। थैंक यू सर।